हेलो डियर साथियों, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बिना न्यूमेरिकल के हमारा एग्ज़ाम पेपर बन जाए। फिजिक्स का अगर पेपर है तो उसमें न्यूमेरिकल आएंगे ही। तो दोस्तों, हम आज न्यूमेरिकल की तैयारी करेंगे और वो न्यूमेरिकल की तैयारी करेंगे जो पिछली साल आए रहे हैं, या पिछली साल जो जिस टाइप के न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं उन टाइप की न्यूमेरिकल की आज हम तैयारी करेंगे और आज ही की वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। हर टाइप का न्यूमेरिकल लेके आए हैं, आप उनको समझिए, करिए, है ना, और कंप्लीट कर लीजिए अभी के अभी। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्रम पे ध्यान नहीं देना कि क्रम कौन सा है। तो हमारे लिए तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमारे लिए प्यारे साथियों ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि दो पतले लेंस जिनकी क्षमता, अब दो पतले लेंस हैं। अब हमें नहीं पता कि जो पतले लेंस हैं वो किस किस टाइप के हैं। दो पतले लेंस हैं इस टाइप के, ठीक है। ये हमने मान लिए दो क्या है हमारे पास पतले लेंस हैं, ठीक है। ये दो पतले लेंस हैं जिनकी क्षमताएं +12D और -2D है ना। जिनकी क्षमताएं मतलब एक की प्लस में है और एक की माइनस में है। अब प्लस में है मतलब हम मान सकते हैं कि ये उत्तल होगा, और नेगेटिव में है मतलब मान सकते हैं कि ये अवतल होगा। और अगर नहीं मानना तो आप ये समझ लीजिए एक की प्लस में है और एक की माइनस में, ठीक है। चलो, परस्पर संपर्क में रखें हैं। अब संपर्क में जब इनको रखा जाता है तो जो इनकी लेंस क्षमता है वो दोस्तों जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेंस क्षमता आपको +12D और D फॉर है डायोप्टर। D क्या है बेटा? डायोप्टर है, ठीक है। संपर्क में रखे गए हैं इन संयोग की, ठीक है। इस संयोग की क्षमता, फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए, ठीक है। तो पहले तो आपको इस संयोग में जो लेंस की जो क्षमता आएगी वो बताना है, फिर फोकस दूरी बताना है और फिर प्रकृति बताना है, ठीक है। चलो, तो आप ध्यान से सुनना। देखो, आपको लेंस क्षमता को आपको पता है किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। बट दो लेंस क्षमताएं हैं, तो पहले को आप P1 मान सकते हो, दूसरे को आप क्या मान सकते हो बेटा? P2 मान सकते हो, ठीक है। तो देखो, P1 मान लिया, P1 कितनी है? +12D, इसको पहला +12D मान लिया। और दूसरी है मान लो P2 है, तो ये -2D है। D का मतलब है डायोप्टर, है ना। लेंस क्षमता का मात्रक होता है ना डायोप्टर, ठीक है। चलो, तो अब हमें संयुक्त की क्षमता निकालना है। तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता है वो आपकी P हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि जब जोड़ के रखे जाते हैं तो लेंस क्षमता जुड़ जाती है। तो 12D और -2D को हम जोड़ेंगे तो P1 + P2 कर दिया, ठीक है। P1 की वैल्यू हमने कितनी रख दी? 12D, और P2 की वैल्यू कितनी रखेंगे? -2D, है ना। तो 12 में से 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 10 बचेगा। तो लेंस क्षमता कितनी आ गई प्यारे साथियों? 10D आ चुकी है लेंस क्षमता। लेंस क्षमता प्यारे साथियों कितनी आ गई है? 10D, मतलब 10 डायोप्टर लेंस क्षमता आ गई है। तो एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब दूसरा, फोकस दूरी। अगर हम फोकस दूरी की बात करें प्यारे साथियों, तो फोकस दूरी जो है लेंस क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब F = 1/P होता है, ठीक है। F क्या है? फोकस दूरी है। तो यहाँ से हमने जो P की वैल्यू यहाँ पर अगर रख देंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, और 1/10 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.1 मीटर आएगा। मतलब ये फोकस दूरी जो है वो आपकी पॉजिटिव आ गई है। फोकस दूरी कितनी आ गई है बेटा? पॉजिटिव आ गई है। अगर फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव आ गई है तो ये जो लेंस है वो उत्तल होगा। अगर ये फोकस दूरी हमारी नेगेटिव आती तो लेंस आपका कौन सा होता? अवतल होता। बट ये तो पॉजिटिव आई है, तो प्रकृति क्या है लेंस की? उत्तल लेंस है हमारा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी, ठीक है। चलो, अगले न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे। अगला हमारा न्यूमेरिकल, अब ध्यान से सुनना। एक उभयोत्तल लेंस है ना। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस हम बोल सकते हैं। देखो, उभयोत्तल को हम क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। मतलब इस टाइप का एक लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। चलो, है ना, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। उभयोत्तल लेंस है जो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम से बना है। मतलब इसका जो अपवर्तनांक है इस बाई कॉन्वेक्स या फिर उभयोत्तल लेंस का, वो कितना है? अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है, ठीक है। आगे बोला है उसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 और 15 है, ठीक है। एक 10 है और एक क्या है? 15 था। देखो, जो उभयोत्तल लेंस होता है उसकी वक्रता त्रिज्या एक इस तरफ होती है और एक होती है इस तरफ। ये तो आपको पता ही है। तो इस तरफ की क्या हो गई? R1, इस तरफ की क्या हो गई? I2, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप ऐसा ही बोल सकते हो, लेकिन उभयोत्तल लेंस होता है उसमें R1 इस तरफ वाला होता है पॉजिटिव, इस तरफ वाला कैसा होता है? पॉजिटिव, और इस तरफ वाला कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो
और ऐसा भी आप बोल सकते हो कि जो अभ्यावतल लेंस होता है उसमें एक वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है और दूसरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो देखो एक 10 दी है और एक 15 दी है, तो ये आपको 10 दी है और ये आपको 15 दी है, तो ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, होगी कि नहीं होगी? तो देखो म्यू, अब वर्तनांक को म्यू से व्यक्त करते हैं। म्यू तो आपको 1.5 दिया है। अब R1 आपने क्या मान लिया, 10, लेकिन R2 को आपने -15 माना, क्योंकि अब भी बताया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो R2 आपने क्या मान लिया, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, फोकस दूरी। अगर हम फोकस दूरी बताएंगे, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हमने फोकस दूरी निकाली थी, उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, F इज इक्वल टू 1/P। ठीक है, क्यों, वहाँ का जो है ना लेंस क्षमता दी थी, इसलिए हमने F इज इक्वल टू 1/P लगाया था। बट इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लेंस क्षमता हमको दे के ही नहीं रखी, इसमें हमें त्रिज्याएं दी हैं और अपवर्तनांक दी हैं। तो हमें त्रिज्या और अपवर्तनांक के फॉर्म में जो है ना फोकस दूरी F का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो त्रिज्या और अपवर्तनांक के अगर फॉर्म में फोकस दूरी F का फॉर्मूले की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है, ये वाला 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 ये होता है। तो देखो हम म्यू की वैल्यू रख देंगे, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 रख दी, ये तो आपका 1 है, सेम रखा। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, 10, और R2 की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है, अब ये माइनस और यहाँ पर ये लगा हुआ माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो 1.5 में से 1 को घटाया तो 0.5 बचा। ठीक है, अब ये 1/10 रख ही दिया। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना, हो गया कि नहीं? तो ये आपका स्टेप आपको समझ में आया। ठीक है, आगे हम क्या करने वाले हैं प्यारे साथियों, आगे बस थोड़ा सा हम काम करेंगे। जो आपने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है, इसका आप क्या करोगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर ये अपन एलसीएम लेंगे तो ऊपर 3, और मतलब पूरा एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 30 आ गया, तो ये ऊपर 3 आ गया और ये 2 आ गया। तो 3 और 2 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5। मतलब ये तो आपका 0.5 आ गया, इनटू ये आपका 5 आ गया, और ये आपका कितना आ गया, 30 आ गया। तो 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 एकका 30, है ना। तो ये आपका 1/F इज इक्वल टू आ गया 0.5, एक मिनट यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/F इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे साथियों, 0.5/6 आ गया ना। चलो, बट हमें बेटा F निकालना है, हमें क्या करना है, F। तो F को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले जाएंगे, है ना। तो जब इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा करेंगे, तो 0.5 को नीचे और 6 को आप ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो यही हम काम आगे करेंगे। ठीक है, देखो आपने यहीं पर यही काम किया है, कोई परेशानी नहीं है। ये इसने काटा है, ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया था बेटा, 1/F इज इक्वल टू आ गया था 0.5 और अपॉन 6। अब इसको उल्टा किया तो इसको ऊपर ले गए और 1 को नीचे लेके आए, तो 1 पे नीचे आ गया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। F ऊपर चला गया, ये आ गया। ठीक है, फिर 6 ऊपर गया, 0.5 नीचे आया, तो 6 ऊपर 0.5 नीचे। अब हमने इसको काट दिया, सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया बेटा, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको सॉल्व करना ही बता रहा हूँ, है ना। देखो पॉइंट हटाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 5 से काटा, 5 का 12 में जाएगा, है ना, तो 12 पंजे 60, तो ये 12 सेंटीमीटर आपकी फोकस दूरी आ गई। आई होप आप समझ गए हो कि कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देखना है ध्यान से। एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, अब देखो ये अवतल दर्पण के सामने रखिए। ठीक है, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, ये अवतल दर्पण के लिए बेटा देखो हमारे बाएं साइड जो भी होती हैं, जितनी भी दूरियां होती हैं वो होती हैं नेगेटिव, है ना, और दाएं साइड जितनी भी दूरियां होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो जो 5 सेंटीमीटर लंबी जो वस्तु, मान के चलो ये वस्तु है। ठीक है, ये आपका क्या है, वस्तु है, मतलब ये कहें कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब ये कितनी दूर रखिए, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल, देखो मान के चलते हैं ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या भी इस तरफ ही होगी और इस तरफ होगी, तो वो नेगेटिव, वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, सामने रखिए। वस्तु की दर्पण से दूरी
40 सेंटीमीटर है। वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है? 40 सेंटीमीटर, मतलब ये दो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या भी कितनी है? 40 सेंटीमीटर। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो वक्रता त्रिज्या पर रखी हुई है। वस्तु कहाँ पर रखी हुई है बेटा? वक्रता त्रिज्या पर रखी हुई है। मतलब ये जो है, ये यहाँ पर परेशान थी, ये जो है वो क्या है? आर है, क्योंकि ये वस्तु की दूरी भी है और वक्रता त्रिज्या की भी दूरी है ना। तो मतलब ये जो वस्तु है वक्रता त्रिज्या पर ही रखी हुई है और इस तरफ की जो दूरियां हैं वो कैसे होंगी? नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है? प्रतिबिंब की दूरी। तो देखो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा बेटा, प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा? इस तरफ बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी व आकार बताना है, प्रतिबिंब की दूरी बताना है और जो आकार बताना है कि ये कैसा प्रतिबिंब बना। ठीक है ना, तो बात समझ गए आप? चलो आगे समझो, आगे बताओ। देखो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, आर फॉर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या इस तरफ है और तो इस तरफ है तो हमें कैसे लेनी है? नेगेटिव, तो माइनस हमने लिखो, माइनस लिया हमने। ठीक है, चलो अब वस्तु की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? यू से। किससे व्यक्त करते हैं? यू से। और प्रतिबिंब इमेज की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं? भी से व्यक्त करते हैं। तो वस्तु की दूरी भी इस तरफ है तो इसलिए उसको भी नेगेटिव लिया और भी प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है और इमेज हमें बताना है कैसी बनी है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो देखो हमें आर से क्या करेंगे? हम फोकस निकालेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आर अपॉन टू होता है। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू होता है। तो आर की वैल्यू हमने रख दी तो -40 है, तो ये -40 2 से भाग दिया, कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। तो आपकी जो एफ है वो क्या आ गया? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रतिबिंब की दूरी बताना है हमें, प्रतिबिंब की दूरी और आकार। ठीक है, तो प्रतिबिंब की अगर दूरी हमें बताना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो आपके इमेज की दूरी है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने दर्पण सूत्र लगा दिया, दर्पण सूत्र यही होता है ना। ठीक है, यही होता है। चलो इसकी वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यू। देखो एफ की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? -20, ये रख दी। ठीक है, अब यू की भी दूरी -40 है। ठीक है, भी तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने बेटा इसको सॉल्व आउट किया, हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलो तो इसको हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया बेटा? जो हमें ये जो -1/40 है इसको हम ले गए इस तरफ। जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1/v बचेगा, है ना। अब 1/v बचेगा ना। अब जब ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का है तो ये इस तरफ जाके काय का हो जाएगा? पॉजिटिव का। तो 1/40 पॉजिटिव का हो गया और माइनस का 120 जो है ना, सॉरी 1/20 ये नेगेटिव ही है तो हमने ये रख दिया। अब इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। तो जब एलसीएम लिया 20 और 40 का तो कितना आ गया? 40, और यहाँ से सॉल्व किया तो ऊपर 1 - 2 आया। एलसीएम लेना आता है ना सबको? ठीक है ना। तो वो ये हो गया। तो अब -2 में से 1 को घटा देंगे तो -1/40 आएगा, -1/40 आएगा। अब ऐसा ही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना उल्टा, तो ऐसे ही हम उसको उल्टा करेंगे। भी को ले जाएंगे ऊपर, 1 को ले जाएंगे नीचे, ऐसे ही 40 को ले जाएंगे ऊपर, -1 को ले जाएंगे नीचे, है ना। तो -1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -40। देखो मैं यहाँ करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना 1 मिनट, है ना। यहाँ करके बताऊँगा मैं, 1 मिनट रुकना, अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो ये है 1/v, ठीक है, और ये है -1/40। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो v/1 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 40/-1 हो जाएगा। तो 1 का v में भाग लगाएंगे तो v आएगा, लेकिन -1 का 40 में भाग लगाएंगे तो ये -40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए v इज इक्वल टू -40 आ गया। मतलब ये वस्तु की दूरी आपकी आ गई है ना। और वैसे भी आपको पता है अगर वक्रता त्रिज्या पर वस्तु रखी है तो इमेज भी वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वस्तु का आकार निकालना, वस्तु की प्रकृति बताना, वस्तु का आकार बताना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है? I/O इज इक्वल टू -v/u, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखोगे इस बात को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? I और O ये हमें निकालना है। तो I तो हमें निकालना है। अब O ऑब्जेक्ट की लंबाई हमें कितनी दी है? ऑब्जेक्ट की लंबाई हमें दे के रखी है क्वेश्चन में 5 दे के रखी थी ना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुकना पहले साथियों। देखो आप ये सोचना कि ये I/u इज इक्वल टू होता -v/u। ठीक है, अब I की वैल्यू तो दी नहीं, वो तो निकालना है, तो ये ज्यों कहते हो, बट O 5 सेंटीमीटर ये रख दिया। ठीक है,
अब ये माइनस बाहर रहने दो, भी की वैल्यू कितनी निकली -40 और u की 40 तो दी थी, तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये तो कट गया, है ना। अब कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, मतलब I/5 इज इक्वल टू -1 बचा। अब ये 5 इधर ले जाएंगे तो I इज इक्वल टू कितना जाएगा, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वस्तु की आकृति कितनी हो गई, -5 सेंटीमीटर की, है ना, क्योंकि बराबर ही बनना है ना, वक्रता त्रिज्या पर रखे हुए हैं तो, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ऐसे होंगे ये न्यूमेरिकल, आई होप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा क्रम में, अब जो भी हो, है ना। चलो अगला है बोला है प्रतिरोधी थर्मामीटर का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 6 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 7 ओम है ना, और अज्ञात ताप पर 8 ओम है, ठीक है। एक प्रतिरोधी थर्मामीटर है ना, जिसका जो प्रतिरोध बताया जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको 6 ओम है ना, 100 पर आपका 7 ओम है और अज्ञात ताप पर 8 ओम है ना। तो अज्ञात ताप पर हमें क्या करना है, प्रतिरोध जो है ना, अज्ञात ताप ज्ञात करना, अज्ञात ताप जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो आप, अब 0 डिग्री सेल्सियस देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है R0। अब R0 को मतलब देखो प्रतिरोध तो है लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। तो ये R0 आपको 6 ओम दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। फिर 100 डिग्री पर तो मतलब यहाँ लिखा है R100, ठीक है, तो ये आपको 7 ओम दिया है, ठीक है। और RT, अब ये वाला ताप हमें पता नहीं है, अज्ञात है ना, तो ये हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमने मान लिया RT बराबर 8 ओम दिया, ठीक है। चलो, तो हमें ताप ज्ञात करना है, तो बेटा अगर हमें थर्मामीटर का अज्ञात ताप ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, आप देखो आप, ठीक है, RT माइनस R0 और R100 और माइनस R0, यही होता है, इंटू आपका 100 होता है, ठीक है। ऐसे ही करना है ना, ऐसे ही लगाते ना फॉर्मूला, ठीक है। चलो, तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इसमें अपन क्या करते हैं बेटा, जो मिडिल वाला ताप होता है उसमें से एक बार क्या करते हैं, जो मतलब निम्नतम ताप होता है एक बार मिडिल में से घटाते हैं और एक बार अज्ञात में से, तो यही किया है, ठीक है, इंटू 100। तो RT और R0 की वैल्यू रखेंगे तो RT की वैल्यू कितनी है, RT मतलब अज्ञात ताप पर कितना है, 8 ओम, ठीक है, और 0 डिग्री पर होता है 6, है ना, और 100 पर कितना है, 7 ओम, ये रख दिए 7, और फिर 0 पर 6। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 8 में से 6 गए 2 बचे और 7 में से 6 गए तो 1 बचे, इंटू 100। तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बेटा, 200, कितना आ गया, 200, मतलब अब जो अज्ञात ताप है बेटा वो क्या है, 200 आपका डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, क्लियर है। चलो, बहुत इजी है ये तो, कोई परेशानी इसमें नहीं है। चलो आगे बोलेंगे, अगले न्यूमेरिकल पे हम बात करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, एक बैटरी के सिरों को 9 ओम प्रतिरोध से जोड़कर उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है ना। एक बैटरी है ना, उसके सिरों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया है तो उसका विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, कौन सा प्रतिरोध, ये आंतरिक लिखा है, तथा परिपथ से अधिकतम कितनी धारा प्राप्त कर सकते हैं ये हमें बताना, ठीक है। तो जो E है प्यारे साथियों, ये अधिकतम वोल्टेज है ना, सॉरी अधिकतम वोल्टेज, तो E इज इक्वल टू आपका अधिकतम वोल्टेज है, तो E इज इक्वल टू आपको कितना दिया, 40 वोल्ट दिया, ठीक है। फिर कितना रह जाता है, 30 वोल्ट रह जाता है, मतलब आपको जो विभवांतर है अंत में वो आपका E है। आप ये मान सकते हो ये अधिकतम वोल्टेज है E, है ना, ठीक है। तो विभवांतर क्या है, निम्नतम वोल्टेज, विभवांतर कौन सा वोल्टेज होता है, निम्नतम, तो भी आपका 30 वोल्ट दिया है, और R आपको 9 ओम दिया है, यहाँ से देखो आप दिया है 9 ओम, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला बेटा यही होता है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। तो आंतरिक प्रतिरोध, देखो फॉर्मूले अगर याद होंगे तो ही न्यूमेरिकल हो पाएंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, तो इसमें हमने वैल्यू पुट की, तो E की वैल्यू कितनी है, 40, और V की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 है, -1 इंटू R आपका 9 है, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 0 से 0 काट दिया, है ना, जब 0 से 0 काट दिया तो यहाँ से बेटा हमारे पास क्या बचा, 4/3 -1 और इनटू में क्या बचा आपका, 9 बचा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो इसके बारे में कुछ नहीं है, मान लो 1, तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 3, ये इधर गया और ये इधर गया, तो ये 4 -
3, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, इंटू आपका 9 चल ही रहा है ना। तो ये आपका 1/3 इंटू 9, इसको सॉल्व किया 3 त्रिका 9, तो आपका ये 3 ओम आ गया। मतलब आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना आ गया, 3 ओम आ चुका है ना। आंतरिक प्रतिरोध आपका कितना आ चुका है बेटे प्यारे साथियों, 3 ओम आपका आ गया है। ठीक है, तो अब आंतरिक प्रतिरोध तो निकल गया। अब परिपथ में कितनी धारा जो प्रवाहित होगी वो और हमें बताना है। ठीक है, तो आओ हम उसको करते हैं। ठीक है, तो अधिकतम धारा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू अधिकतम वोल्टेज अपॉन R प्लस R। मतलब यहाँ ये प्रतिरोध और ये आपका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो I निकालना है, E की वैल्यू कितनी है 40 है, और R आपका 9 है, और आंतरिक प्रतिरोध आप 3 निकाल चुके। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये 3.33 एम्पियर आ जाएगा, ये अधिकतम धारा होगी। ठीक है, चलो, है ना। तो बेटा आपका समय बचाने के लिए मैं इस टाइप की वीडियो लेकर आया हूँ, है ना। बाकी मैं बोर्ड पर भी समझा सकता था, बोर्ड पे भी बता सकता था, बट मैं आपको समय बचाने के लिए ऐसे समझा रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना। मतलब ए और जो बी है, मतलब ये टर्मिनल ए है और ये आपका टर्मिनल बी है, इसके बीच हमें कुल धारिता निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम अगर देखें इस क्वेश्चन में, तो देखो ये आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये वाला और ये वाला आपके समांतर क्रम में जुड़ा है, और ये इससे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है ना। ये जो समांतर क्रम वाला सिस्टम है इसको सॉल्व आपको करना है, और ये सॉल्व हो जाएगा तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले जो हमने इसको सी मान लिया और इसको हमने नाम दे दिया डी अपने हिसाब से, क्योंकि पहले इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कौन सी समांतर क्रम में है ना। तो समांतर क्रम में धारिता, जो कुल धारिता होती है वो क्या होती है, C1 प्लस C2 होती है ना। ठीक है, तो C की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ C1 इसकी धारिता आपको कितनी दी है, 2। C1 ये मान लो C1 है, और ये मान लो क्या है, C2 है। तो C2 की वैल्यू भी कितनी दी है, 2, है ना। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 4। तो मतलब इनसे और इनसे जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, धारिता 4 मिल गई। कितनी मिल गई, 4 मिल गई। देखो यही क्या है, C और D के मध्य तुल्य धारिता मान लेते हैं। तो C और D के पहले मतलब ये और ये जो धारिता सॉल्व की तो कितनी आ गई, 4 हो गई, है ना। अब ये 4 जब आ गई है तो हमारा अब डायग्राम कैसे बनने वाला है, तो अब डायग्राम हमारा बनने वाला है ऐसे। देखो ये तो आपको 2 ओम दी है ये वाली। ठीक है, अब इसको और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपका 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ से फिर से आपको ये दी है 2, है ना। तो अब हमारा जो डायग्राम है वो ऐसे बन गया। ठीक है, ये ऐसे बन गया हमारा डायग्राम। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समांतर संधारित्र श्रेणी क्रम में। अब देखो संधारित्र कौन से क्रम में जुड़ गया बेटा, श्रेणी क्रम में जुड़ गया, और श्रेणी क्रम में फॉर्मूला आपका यही होता है, बोलो यही होता है ना। ठीक है, तो अब C1 की वैल्यू ये दी है, C2 की वैल्यू ये है, और C3 की वैल्यू ये है। तो है ना, इसमें हम रख के इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसमें रख के इसको सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। तो एक सेकेंड पहले साथियों, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है श्रेणी क्रम में। तो इसको हमने सॉल्व किया, हमने एलसीएम लिया तो 4 आ गया, फिर आगे ऊपर इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये टोटल आ गया 5/4। अब हमें लेकिन इसको उल्टा करना है, हमें C निकालना है, तो इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, और इसको काटा पीटा तो 0.5 माइक्रोफैरेड आ गया, 0.5 माइक्रोफैरेड आ गया। यही आपका आंसर है प्यारे साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा क्वेश्चन प्यारे साथियों, किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, कोई फिलामेंट है, पता नहीं कोई सा भी हो, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, और 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 200 ओम है। फिलामेंट का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना। जो फिलामेंट है इसका हमें प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो अब देखो 2 ताप दिए हैं और 2 प्रतिरोध दिए हैं। तो पहले ताप को आप T1 मान लो और दूसरे ताप को आप T2 मान लेना। तो T1 की वैल्यू आपको 100 डिग्री सेल्सियस है और T2 की वैल्यू 400 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब पहला प्रतिरोध 100 है तो R1 मान लो 100, और दूसरा है आपका 200, तो R2 मान लो आपका 200 ओम। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। जब हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो देखो अब हमें क्या करना है, फिलामेंट का ताप गुणांक। तो ताप गुणांक का फॉर्मूला तो यही बनता है ना,
जब दो प्रतिरोध और दो ताप दिए हों तो यही बनता है फॉर्मूला, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 और R2 R1। ठीक है, देखो यही बनता है। देखो R1 के साथ दूसरा ताप होगा और दूसरे ताप के दूसरे प्रतिरोध के साथ पहला ताप होगा। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, वैल्यू पुट करना, R2 और T2 आपको 400 दिया। ठीक है, ऐसे करके वैल्यू पुट की। क्या है साथियों, फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व आउट किया। तो देखो अगर हम देखेंगे कि 200 में से 100 जाएंगे तो यहाँ तो आपके 100 बच जाएंगे। ठीक है, फिर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 का 100 में करेंगे तो ये आपका 4 4 0 और 2 0 और जुड़ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये 4 0 ये आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से जैसे ही हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये तो आपका 100 ही रहा, बट ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000, ये 2 0 से हम 2 0 काट देंगे तो 1/200 बचेगा। और जब 1/200 को हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारा ये आ जाएगा 5। देखो 1/200 को सॉल्व करना है तो देखो 1 में तो 200 का भाग जाएगा नहीं मित्र, मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, 1 में तो 200 का भाग जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 0 पॉइंट लगाओगे। अब 0 अब भी नहीं जाएगा, फिर आप 0 मान लोगे। ठीक है, और यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर भी नहीं जाएगा भाग, तो आप फिर 0 मानोगे और फिर यहाँ 1000 हो जाएगा तो ये 5 बार चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.005 0.005 आ जाएगा आपका। ये 1 सेकेंड इसको मैं हटा रहा हूँ पहले, हाँ अब बता रहा हूँ। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.005 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। ओके, तो अब इसको आप ऐसे नहीं लिख, यही आंसर है, आपको ऐसे नहीं लिखना आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आप तो ऐसे लिखना आंसर। ठीक है, और अगर आपको ऐसे आंसर नहीं लिखना है तो प्यारे साथियों आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जैसे आपने देखो ये पॉइंट, ये आप 5 बचा दो, है ना, और ये पॉइंट हटाओगे तो आप 10 की पावर -3 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी आंसर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम अगले न्यूमेरिकल पे बात करेंगे और अगला न्यूमेरिकल हमारे लिए थोड़ा सा अलग है और एक अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हमसे अगला न्यूमेरिकल बोला है कि देखो +9 इलेक्ट्रॉनिक आवेश और यहाँ पर +E लिखा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉनिक आवेश और 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। देखो एक हमारे पास बिंदु आवेश कितने का है, +9 का। ठीक है, और एक बिंदु आवेश हमारे पास कितने का है, +1 का, 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश का और एक 9 इलेक्ट्रॉनिक आवेश का। अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे, 8 मीटर, तो इनके बीच की दूरी बेटा कितनी है, 8 मीटर है ना। अब आगे वो बोल रहा है तीसरा बिंदु आवेश Q। अब हमारे पास तीसरा बिंदु आवेश है Q, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए। देखो दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा ये है, तो इस पे ये कहाँ रखा जाए, है ना, कि वह जो दोनों आवेश हैं वो संतुलन में आ जाए, मतलब ये तीनों आवेश फिर संतुलन में आ जाए। तो देखो, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर जो 9 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है इससे x दूरी पर इसको रख दिया, है ना। अब जब x दूरी पर रख दिया तो कुल दूरी कितनी है बेटा, 8 है, तो ये x दूरी पर रख दिया तो ये क्या हो जाएगी, 8 - x हो जाएगी। तो यही तो किया है कि देखो ये जो बिंदु आवेश हैं, ये 2 बिंदु आवेश हैं, है ना, इनको 8 मीटर की दूरी पर रख दिया। अब जो तीसरा रखना है बीच में रखना है, तो बीच में हमने रख दिया। तो मान लेते हैं जो 9 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है इससे हमने x दूरी पर रख दिया, तो ये x हो गई और कुल कितनी है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी 8 - x हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लिया Q आवेश दोनों आवेशों के बीच 9x आवेश से x दूरी पर रखा है, ये हमने मान लिया, ये माना यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो Q आवेश है, ये Q आवेश है, इस पर 9 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के कारण भी बल लगेगा और E इलेक्ट्रॉनिक आवेश के कारण भी बल लगेगा। तो जितना 9 के कारण लगेगा उतना E के कारण लगेगा, यही होगा ना। तो Q आवेश पर 9 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के कारण बल और Q आवेश पर E इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण जो बल है, तो 9 इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण देखो आपको पता है बल बराबर क्या होता है, QE होता है ना, होता है कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के कारण QE1 मान लिया, तो E के कारण क्या मान लिया, QU2 मान लिया। ठीक है, तो Q से Q तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, अब E1 और E2 बचेंगे। ठीक है, अब E1 और E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब E1 की वैल्यू हमने ये रख दी, E1 की वैल्यू हमने ये रख दी। अब आपको पता है ना बहुत अच्छे से, क्या पता है कि भाई जो E होता है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई होता है, वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये सूत्र होता है। तो देखो हमने रखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 9 × 10⁸ रख सकते हैं, ये रख दिया। अब क्यू की जगह आवेश, तो आप 9 के कारण देख रहे हैं तो ये आपने 9 रख दिया, और एक्स आर स्क्वायर मतलब दूरी। अब दूरी यहाँ पर आपने कितनी मानी है, देखो अब दूरी यहाँ पर कितनी है बेटा एक्स है, तो हमने एक्स स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, ठीक है। चलो अब इस तरफ ई के कारण देखना है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सेम रहेगा। अब आवेश कितना है यहाँ पर ई है, तो ये ई, और यहाँ दूरी कितनी है 8 - x, तो 8 - x का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। चलो अब आगे हम बेटा इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे तो ये कट जाएगा। अब 9/x² और यहाँ ई का मतलब वो तो आवेश की यूनिट है, उसको कोई मतलब नहीं है उससे, तो ये ई का मतलब यहाँ 1 ही है, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। ई को हमने हटा दिया क्योंकि ये तो मात्रा का यूनिट है, ठीक है। तो अब हमने बेटा इसको सॉल्व किया, तो देखो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो देखो 1 मिनट, देखो क्या ये 9/x है, इसको मैं 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर तो ये है ही, ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपका 1/8 - x का स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं, तो मतलब ये 3/x बराबर अंडर रूट ऑफ 1/8 - x का स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं, बोलो आएगा कि नहीं, ठीक है। अब मैं यहाँ से अंडर रूट हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हटाने पर प्लस माइनस आते हैं, तो इसलिए ये 3/x बराबर प्लस माइनस 1/8 - x आ गया, ठीक है। अगर हम धन चिन्ह लेकर इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x कितनी आ जाएगी 6 मीटर, कितनी आ जाएगी बेटा 6 मीटर आ जाएगी, है ना। और अगर हम इसको माइनस चिन्ह लेकर सॉल्व करें तो ये दूरी आपकी आ जाएगी 12 मीटर। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे करके हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना, मैं कोशिश करूँगा और भी न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।